आदाब दोस्तों, मैं सोहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो किसी स्पेशल टॉपिक पे नहीं है। आज की वीडियो में मैंने उन दो सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की है जो कि मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर जो है वो कुछ लोगों ने किए थे। सवालात तो काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने उनमें से दो सवाल सिलेक्ट किए जो कि ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं मेरी नज़र में। एक सवाल जो है वो तो वसीम ने किया हुआ है, जो कि पेशावर में मेरा एक सेल्स मैनेजर होता था। उसने सवाल क्या किया था, उसने मुझसे ये डिस्कस किया था कि एक वीडियो मैंने बनाई थी लीडरशिप के ऊपर, और जिस लीडरशिप के जिन पर्सपेक्टिव पे मैंने वो बात की थी उसमें जब मैंने ये बात की तो उसने कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की थी, और वो कॉम्पिटेंस इमरान खान साहब की कॉम्पिटेंस पे थी। वो सारे लीडर्स को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंस जो है वो तो एक प्रीरेक्विजिट है। तो ही सेट के इमरान खान कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन वो टीम नहीं बना सका। तो मैंने उसको ये जवाब उधर भी दिया था, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं दे सका था। कि कॉम्पिटेंस, पहले ये वाजे कर लें कि कॉम्पिटेंस होती क्या है, हम कॉम्पिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। कॉम्पिटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन, बड़ी सादा और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जो कि जब मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग अटेंड की थी तो उसमें बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमने एक एक्सरसाइज की थी, और उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन थी वो मुझे आज भी याद है, और वही डेफिनेशन है जो हर जगह पे फिट इन होती है। सो कॉम्पिटेंस, वो जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि कॉम्पिटेंस इज मीटिंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो तीन चीजें हैं, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। और ये क्या है, आपको अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है इन तीन क्राइटेरियाज के ऊपर। ये जो तीन प्रीरेक्विजिट्स हैं कि जी नॉलेज, जो कस्टमर आपसे नॉलेज चाहता है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड। अब बाद में फिर जब हम बड़े होते चले गए और सीखते चले गए तो पता चला कि कस्टमर्स तो हर बंदा ही हमारा कस्टमर है। कोई इंटरनल कस्टमर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, अपने माँ बाप, बहन भाई, ऑफिस में जो लोग हैं वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमरशिप इज नॉट अबाउट ओनली like selling commodities. It's about selling the ideas across. It's about convincing the people. It's about selling yourself to others. So we sales, अभी जो सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसमें भी ये बात डिस्कस करूंगा कि हम हर वक्त सेल्स करते हैं। कंसेप्चुअल सेल्स हो रही होती है, कमोडिटीज की सेल्स हो रही होती है, मटेरियल सेल्स हो रही होती हैं। तो कॉम्पिटेंस जो है वो किसी भी बंदे की, और खासतौर पर किसी भी लीडर की जो कॉम्पिटेंस है, इट इज अबाउट मीटिंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। अब जब आप एक लीडर होते हैं और आप एक बड़े लेवल के ऊपर लीडर होते हैं तो आपके कस्टमर्स कौन होते हैं? आपके कस्टमर्स आपके फॉलोअर्स होते हैं, और आपके कस्टमर्स आपके पीयर्स भी होते हैं, और आपके कस्टमर्स वो लोग भी होते हैं जो दूसरी जगहों पे दूसरी पोजीशंस के ऊपर लीडर होते हैं। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि कॉम्पिटेंस इज ऑलवेज अबाउट योर कॉन्टेक्स्ट। जो तनाजर है या उर्दू में जिसके लिए सही लफ्ज जो है वो सियाको सबाक है, कि पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या चल रहा है। उससे किसी चीज को भी समझने के लिए जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, खासतौर पर ऐसे टेक्स्ट जो कि डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जो थियोलॉजी होती है, तो उसको समझने के लिए आपको पीछे के 2-4 सफ़े, आगे के 2-4 सफ़े, पीछे के 2-4 चैप्टर, आगे के 2-4 चैप्टर समझ के, आसपास की सारी चीजों को देख के तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसको हम कहते हैं सियाको सबाक, उसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। यही तनाजर है। तो कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो ए बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर कॉन्टेक्स्ट। यानी यहां पे मुराद इसकी है, इसकी अगर मैं वजाहत करूं तो ये है कि अगर मैं से टेनिस का प्लेयर हूं या मैं टेनिस का कोच हूं, तो मेरी कॉम्पिटेंस जो है वो टेनिस से रिलेटेड तो होगी बहुत अच्छी। मुझे ये पता होगा कि टेनिस में बैकहैंड कैसे मारते हैं, फोरहैंड कैसे मारते हैं, अच्छी तेज सर्विस कैसे करते हैं, दूसरे बंदे से अनफोर्स्ड एरर कैसे करवाते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये जिन चीजों जो मैं किसी को समझा रहा हूँ एज ए कोच, तो ये मेरी कॉम्पिटेंस है, क्योंकि मैंने टेनिस खेली है, मैं टेनिस को समझता हूँ, और टेनिस used to be my bread and butter, and it still is. Why? Because now I'm coaching and I'm giving training to people. अब इसी टेनिस के प्लेयर को अगर मैं कहूं कि वो आके साइकाइट्री पढ़ाना शुरू कर दे, तो साइकाइट्री वाज नॉट हिज कॉन्टेक्स्ट। ऑफ
कोर्स जो टेनिस से रिलेटेड साइकाइट्री होगी या साइकोलॉजी ऑफ द अदर प्लेयर होगी उसको तो वो समझ रहा होगा, लेकिन साइकाइट्री एज अ सब्जेक्ट जो है उसको समझना उसके बस की बात नहीं है। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं या लीडर्स ऑफ कंट्रीज या स्टेट हेड्स जो होते हैं या जैसे मिलिट्री लीडरशिप जो होती है उसका कॉन्टेक्स्ट काफी वसी होता है। और उसकी रीजन पॉलिटिक्स में क्यों लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जब आपने अब अमेरिका में अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, फिर आप काउंटी के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, फिर आप स्टेट के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, फिर आप सेनेट के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, फिर कहीं जाके आप मुल्क के प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसी तरह दूसरे भी पढ़े लिखे और जो अच्छी जिनके अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो चुकी है जिन मुल्कों में जो यूरोप के अंदर हैं या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टाइप मुल्क हैं, उनको जब आप देखते हैं तो उनके अंदर डेमोक्रेसी करने के लिए जो लीडर ऊपर आके बैठता है वो सारे फेजेस में से गुजर के आ रहा होता है। दूसरी सूरत में क्या होता है, जैसे ट्रंप जैसे लीडर्स जिनका कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, वो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो उनकी कॉम्पिटेंस का लेवल वो नहीं होता जो कि सिर्फ एक जगह पे महदूद, वो टेनिस खेलते हुए सिर्फ आ रहे हैं या क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो एक बड़ी एम्पायर को चलाते हुए आ रहे होते हैं। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने साथ एक पूरी अपने लिए एक टीम खड़ी करते हैं जिसके अंदर उनको पता होता है कि ये मेरा एरिया जो है, ये मेरा एरिया वीक है, ये एरिया है जिसमें मुझे काम करना है, ये एरिया जिसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट करनी है। तो इसके अंदर जो है हमने ला के लोगों को मैंने टीम बिल्ड करनी है और वो सारे एरियाज जिनके अंदर कि मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है उसके ऊपर मुझे अपने से बेहतर लोग ला के बिठाने हैं। ऑफ कोर्स एज ए लीडर I can lead them and I can share my vision with them and I can share my mission with them and we can all grow together, but definitely I cannot be everywhere. I cannot be a finance minister and I cannot be a foreign minister and I cannot be a defense minister all the time. I can be the leader of all these 3 or 4 or 5 different ministers. I cannot be one of them. तो जब आप ये कहते हैं कि जी फला बंदा जो था वो कॉम्पिटेंट था लेकिन वो टीम अच्छी नहीं बिल्ड कर सका, तो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि उसकी कॉम्पिटेंस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। अभी देखें जुल्फी बुखारी ने कल या परसों एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने माना है कि जी हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या था, वो हमारा HR था, वो हम लोगों ने हायरिंग गलत की और हमने लोगों को पोजीशन गलत किया। तो एक कॉम्पिटेंट लीडर जो होता है वो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करता, वो लोगों को मेरिट के ऊपर जो है वो इंटरव्यू करता है, वो मेरिट के ऊपर उनको मेजर करता है और वो मेरिट के ऊपर उनको फिर उनकी अपॉइंटमेंट्स करता है। तो जब आप ये कहते हैं कि जनाब फला लीडर जो था वो कॉम्पिटेंट था लेकिन वो अच्छी टीम नहीं बना सका, अगर वो अच्छी टीम नहीं बना सका तो इसका मतलब ये है कि उस लीडर की कॉम्पिटेंस के अंदर जो है वो दरारें हैं और उसने कॉम्प्रोमाइज किया है उन एलिमेंट्स के ऊपर। और परहैप्स दैट्स हैपेंड व्हाई बिकॉज ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ to understand the real dynamics of that particular game that he was playing. तो उसके अंदर फिर जो है कॉम्पिटेंस के प्रॉब्लम्स जो है वो जब अपेरेंटली नजर आना शुरू होते हैं तो फिर उनके रिजल्ट्स वही होते हैं जो आज हमें पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल जो था वो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मिलेनियल्स के ऊपर बनाई थी और मैंने ये कहा था कि मिलेनियल्स को हायर करें और उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। और ये सवाल जो है ये मेरी शाहिद ने बात की मुझसे और उसने मुझे कहा कि ये मिलेनियल्स जो होते हैं ये इतने इम्पेशेंट क्यों होते हैं और इनके जो गुब्बारे में जो स्टीम होती है वो इतनी जल्दी क्यों निकल जाती है, इनका मोटिवेशन लेवल जो है वो बड़ा थोड़ी देर के लिए ऊपर रहता है और फिर उसके बाद ये नीचे आ जाता है। तो मैंने उस वीडियो में इसको इस चीज को टच किया था, ये टर्मिनोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की थी लेकिन इसके ऊपर ज्यादा वजाहत नहीं कर सका था। तो इस सवाल को मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि इम्पेशेंट जो नई जनरेशन हमारी आ रही है उसकी इम्पेशेंट होने की रीजन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। जैसे आज अगर मेरे बच्चों को कोई चीज चाहिए, उन्होंने कोई चीज खरीदनी है, तो वो ये नहीं करते कि वो 1 या 2 मॉल्स में 8-10 दुकानें फिरें उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करके देखें। नहीं, ऐसी कैसी कोई चीज नहीं है। अगर मुझे कोई चीज चाहिए रात को 12 बजे एकदम से मेरे जहन में आया कि मेरे पास ये होनी चाहिए
तो मैं जाके क्या कहूंगा, मैं कहूंगा पापा जरा अपना क्रेडिट कार्ड नंबर मुझे दें, या आप अपना फोन मुझे दें जिसमें अमेजोन जो है वो कनेक्टेड है, आप फौरन अमेजोन से कुछ चीज अपने लिए मंगवा लेंगे। अगर मैंने मूवी देखनी है तो हमारे दौर में मूवी देखने के लिए, और आज भी मूवीज जो सिनेमाज में चलती हैं वो इसी तरह से होता है कि आपको चेक करना पड़ता है कि किस टाइम में कौन सी फिल्म चल रही है और कितने शोज चल रहे हैं। लेकिन अगर ये जनरेशन जो है जब ये मूवी देखना चाहती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपली जाते हैं किसके ऊपर, वो जाते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, या वो जाते हैं HBO के ऊपर, या वो प्राइम अमेजोन पे चले जाते हैं और मूवी उसी वक्त वहां से उठा के देख लेते हैं। हमें अगर कोई सीजन हम देख रहे होते थे या किस्तों वाली कुछ चीज देख रहे होते थे तो एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता था कि जी इस ड्रामे की अगली किस्त जो है वो अगले महीने अगले हफ्ते आएगी तो देखेंगे। और अब अनटिल रिसेंटली गेम ऑफ थ्रोन्स तक पाकिस्तान में जब मैं था तो मैंने इसी तरह से देखी कि जी अब अगली एपिसोड आएगी तो देखेंगे, फिर अगली एपिसोड आएगी तो देखेंगे। लेकिन अब जब आप नेटफ्लिक्स पे जाके 6 सीजन पड़े होते हैं, आप पहला सीजन देखते हैं, फिर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर आप बाकी 5 सीजन छोड़ के आखिरी सीजन की आखिरी 2 एपिसोड्स देख के एंड निकाल लेते हैं। वाई? बिकॉज यू आर इम्पेशेंट, यू कैन नॉट वेट। अगर आपको खाना खाना है तो ये सूरत हाल नहीं है कि मुझे रात को अगर खाना खाना है तो मैं अपने किसी दोस्त को फोन करूंगा, चल यार आ चलिए बंद कबाब खा के आइए, या आ चलिए यार पराठा मलवारी पराठा कबाब खा के आइए। नहीं, ऐसी नहीं सिचुएशन। मैं ग्रब हब या डोरडैश को मैसेज करूंगा, फोन करूंगा और मुझे 15 मिनट में घर पे डिलीवरी हो जाएगी खाना खाने की। ये 1-2 और एग्जांपल्स भी मैंने ये लिखी थी। तो इसी तरह से डेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप ये सीखते हैं कि आपको ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। डेटिंग हमारे जमाने में तो जनाब हम जब स्कूल जाते थे तो आगे जो टांगे में लड़कियां जा रही होती थी, आप उनके पीछे 6 महीने तो आप सिर्फ टांगा चेस करते थे। इस दौरान में अगर लड़की के भाई ने या बाप ने देख लिया, टांगे वाले तो भी कभी मूड बन गया थे, उन्हें 2-4 छांटे खींच देने में। लेकिन यहाँ पे कैसी डेटिंग, आज की इंस्टेंट डेटिंग के अंदर क्या है, आप वेबसाइट पे जाएं, अपना नाम अपनी एज डालें, अपना एरिया डालें, जिप कोड डालें, एज ग्रुप जिसमें आप डेटिंग करना चाहते हैं वो डिस्टेंस डालें कि जी मैं 2 मील के अंदर डेट मारना चाहता हूं, आपकी डेटिंग तैयार हो जाएगी एंड यू आर स्टार्ट। वो कोई कहानी नहीं है कि जनाब मैंने 6 महीने पहले चेस करना है, फिर छुप छुप के देखना है, फिर कोई बंदा ढूंढना है जिसके थ्रू मैंने वो लेटर भेजना है। ये भी खौफ ना हो लेटर देने वाला आप ही ना जाके फंसा लवे, ठीक है। फिर मिलने जाना है, मिलना भी है तो जनाब किसी शादी ब्याह में या किसी तकरीब में मिलना है, छुप छुपा के मिलना है, बड़ी टेंशन है जनाब, बड़ी इतनी। और आखिर में जाके 2 साल या 3 साल के एफर्ट के बाद आपको चांस मिल गया किसी जगह पे तो आपकी डेट जो है वो प्रॉपर हो गई तो हो गई, वरना आप उस सारे रिलेशनशिप को जो बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम की, इमोशंस की, एफर्ट की, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज का बच्चा, आज का मिलेनियल किस में रह रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में रह रहा है, तो उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब वो एफर्ट नहीं करता, लेकिन लाइफ के अंदर जो है वो जॉब हो गई या लव लाइफ हो गई आपकी, या रिलेशनशिप हो गए, या फिर मैरिटल लाइफ हो गई, या फिर बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हो गया, ये 4-5 चीजें जो हैं ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जिसके के अंदर आपको पेशेंस रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इमोशंस की। इंतजार सिद्दीकी साहब एक बात समझाते होते थे, कहते थे कि जॉब हो या मोहब्बत हो, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर बैंक थ्योरी लगती है। बैंक थ्योरी ये है कि आप जिस तरह बैंक में पैसे डालते हैं पहले, फिर आप उसमें से निकलवा सकते हैं। अगर आप उसके अंदर पैसे डालेंगे नहीं तो आप उसमें से पैसे निकाल भी नहीं सकते। तो इसके अंदर भी ये भी जॉब हो गई, मोहब्बत हो गई, रिलेशनशिप हो गए, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, इसके अंदर आपको रहना पड़ता है और फिर होता है। अच्छे लोग मेरे अपने साथ अभी भी काम करते हैं। पाकिस्तान में जब था, बड़े ब्रिलियंट एमफिल आ रहे हैं, फार्म डी आ रहे हैं, MBAs आ रहे हैं काम करने के लिए, और 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले तो वैसे भाग जाते थे। मैं उनको कहता था जाओ फील्ड में जाओ, पहले जाके एज ए मेडिकल रैप काम करो। उनसे कम पढ़े लिखे DSM के नीचे वो काम करते थे, उधर ही उनकी हवा निकल जाती थी। फिर कुछ ऐसे भी होते थे, मुझे याद है, नाम नहीं ले रहा उनके, जो कि बड़े हीरो होते थे, दिन रात काम करते थे,
ये भूल जाते थे कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि उनको ये कह दिया जाता था 6 महीने फील्ड में काम करके आओ, आई विल मेक यू अ प्रोडक्ट मैनेजर, आई मेक यू असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, आई विल पुट यू इन अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। वो काम करके आते थे, ठीक है। लेकिन फिर एक मेजॉरिटी जो है 80% के लोग जो थे, जब आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे पूछते हैं हाँ भाई क्या सूरत हाल है, कैसा चल रहा है? सर बस मेरा ख्याल है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या सेल्स मैनेजर से फीडबैक ले, सर मेरा ख्याल है बंदा जो है ना वो नौकरी ढूंढ रहा है और जगह पे इंटरव्यूज दे रहा है। क्यों? जब पूछो 1-to-1 इंटरव्यू में अच्छी तरह से बुला के चाय पिलाओ, खिलाओ पिलाओ आके, अच्छा बेटा बताओ क्यों छोड़ रहे हो जॉब, क्या मसला बन गया है? जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा, मैं मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं वो नहीं आगे फेंक रहा ला के, और मुझे लगता है कि मैं प्रमोट नहीं होऊंगा, क्योंकि जी वो अमजद साहब जो है वो तो 12 साल से इसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, और आमिर साहब जो है वो तो जनाब 13 साल से इसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो बेटा आपको कितना टाइम हो गया? मुझे जी 6 हफ्ते हो गए। तो 6 हफ्ते में तुम क्या बनना चाह रहे हो? उन्होंने 13 साल के बाद भी कंप्लेन नहीं की और उस काम में लगे हुए हैं जो वो कर रहे हैं और जो उनको आता है। तो शायद बात यह है कि इम्पेशेंट इसलिए है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में हमारे बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और फिर इस नहज पे आ गए हैं जहां पे वो चाहते हैं कि जिंदगी में हर चीज जो है वो एक बटन दबाने से हो जाए, उसके अंदर इमोशंस इन्वेस्ट ना करने पड़े, फिजिकल एक्टिविटी ना करनी पड़े, एक्सपेक्टेशंस हो ही ना दूसरे की हो ना हमारी हो, बस काम इसी तरह से हो जाए। ये वो रीजन है जिसकी वजह से कि नई नस्ल जो है वो इम्पेशेंट है। तो एज ए लीडर, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आज भी यही कह रहा हूं कि एज ए लीडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके अंदर जो है वो पेशेंस जो है वो इन्फ्यूज करें, हम उनको सिखाएं, और स्कूल में उनको सिखाया जाए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उनको सिखाया जाए, घरों में उनको सिखाया जाए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक लिमिट है, लेकिन जॉब के अंदर, लव लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर और करियर्स के अंदर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं आपके लिए जो काम करेगी। यहाँ पे आपको इमोशंस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और फिर इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 हफ्ते के बाद इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है वसीम, और शायद मैंने आपके सवालों के जवाब जो है वो देने की थोड़ी कोशिश तो की है, और होपफुली के ये सवाल जो है, ये जवाब जो है, ये आपके लिए जो है वो सेटिस्फैक्शन का बायस बनेंगे, और बाकी लोगों के लिए भी जिन्होंने ये वीडियो देखी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं मजीद कंटेंट जो है वो बना सकूं। आज के दिन के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड इवनिंग। खुदा हाफिज।